अब एक भारत कैसे बनेगा, श्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा, उस पर चर्चा करने से मैं पहले आपसे पूछता हूं, एक परिवार श्रेष्ठ परिवार कैसे बनता है? जहां 4 भाई हों और पिताजी चारों के लिए अलग अलग नियम बनाए तो वो श्रेष्ठ परिवार बनेगा, एक परिवार बनेगा, या चारों बच्चों को एक समान मान के चले, उनके लिए एक ही नियम बनाए, तब एक परिवार श्रेष्ठ परिवार होगा? जोर से बोलिए जरा। 4 बेटियां हैं, पिताजी चारों बेटियों को अलग अलग ट्रीट करे तब एक परिवार श्रेष्ठ परिवार होगा, या चारों बेटियों को एक तरीके से ट्रीट करें, एक जैसा उनको सम्मान दे, एक जैसी उनकी पढ़ाई लिखाई करें, एक जैसी उनकी परवरिश करें, एक जैसा उनको भोजन दे, तब एक परिवार श्रेष्ठ परिवार होगा? जोर से बोलो भाई। एक जैसा। जब हम कुछ भी बनाते हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है। जैसे मेवाड़ इंस्टीट्यूशन है, लक्ष्य है हमें बच्चों को शिक्षा देना है। इस ऑडिटोरियम को बनाने का क्या लक्ष्य है कि कई क्लास के बच्चे एक साथ यहाँ बैठेंगे और एक साथ कुछ सेमिनार पे चर्चा होगी या कुछ और बात होगी। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया इसका भी कुछ लक्ष्य है, तो वैसे संविधान का भी एक लक्ष्य है। और संविधान का लक्ष्य कहाँ लिखा हुआ है? प्रियम्बल में। प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक शपथ लिखी हुई है, और वो शपथ कब की है? 26 नवंबर 1949, यानी रिपब्लिक डे के 2 महीने पहले। हम ज्यादातर लोग सोचते हैं कि संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ। नहीं, संविधान के कई सारे प्रोविजन 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। हम जिस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं उससे 2 महीने पहले संविधान के कई सारे प्रोविजन लागू हो चुके थे। तो संविधान का लक्ष्य लिखा हुआ है इसके प्रियम्बल में, और हम सब ने लक्ष्य तय किया होता है। लक्ष्य किसने बनाया है? हम सब ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने। कैसा भारत बनाएंगे? एक सोवरिन भारत बनाएंगे। सोवरिन को आप लोग इंग्लिश में अलग अलग डिक्शनरीज में उसकी मीनिंग अलग अलग है। हिंदी में कहते हैं संप्रभु भारत बनाएंगे। कैसा भारत? संप्रभु। संप्रभु का मतलब ये हुआ हमारी सारी की सारी व्यवस्था भारतीय, सभी व्यवस्थाओं का भारतीयकरण होगा। हमारा टैक्स सिस्टम हमारा अपना होगा, विदेशी नहीं होगा, गुलामी का नहीं होगा। हमारी पुलिस व्यवस्था हमारी खुद की होगी, हमारी न्यायिक व्यवस्था हमारी खुद की होगी, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था हमारी खुद की होगी, सब कुछ हमारा होगा। उसको कहते हैं सोवरेन, संप्रभु भारत। अब हम हर तरीके से स्वतंत्र हो चुके हैं। न गुलामी की व्यवस्था होगी, न गुलामी का टैक्स सिस्टम होगा, न गुलामी का पुलिस सिस्टम होगा, न गुलामी का जुडिशल सिस्टम होगा, न गुलामी का एजुकेशन सिस्टम होगा, कुछ भी गुलामी का नहीं होगा। दैट इज द सोवरेन। दूसरा शब्द क्या आया? सोशलिस्ट। एक हम सोशलिस्ट भारत बनाएंगे, समतामूलक भारत बनाएंगे। तीसरा एक शब्द और जोड़ा गया, सेकुलर। हम एक सेकुलर भारत बनाएंगे। चौथा शब्द क्या है? एक डेमोक्रेटिक भारत बनाएंगे। लोकतंत्र होगा, भीड़तंत्र नहीं। लोकतंत्र होगा, भेड़तंत्र नहीं। यानी ना भीड़ तंत्र होगा ना भेड़ तंत्र होगा। कौन सा तंत्र होगा? लोकतंत्र। और जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस होगा, सामाजिक न्याय होगा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, सबको एक समान अवसर मिलेगा, सबको सोचने की आज़ादी होगी, बोलने की आज़ादी होगी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन होगा, फ्रेटर्निटी यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन होगा, राष्ट्र प्रथम होगा, और सब लोग एकता भाईचारा के साथ रहेंगे। ऐसा भारत हम बनाएंगे, ये शपथ ले लिया आपने। अब इस संविधान की जो शपथ थी, जैसे परिवार में सबने मिलकर एक शपथ लिया, एक परिवार श्रेष्ठ परिवार बनाएंगे, वैसे संविधान में भी हमने शपथ ले लिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, संप्रभु भारत बनाएंगे। तो परिवार को कैसे चलाना है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? परिवार के मुखिया की। बाकी लोग उसमें सहयोग करते हैं, बेटा सहयोग करेगा, बेटी सहयोग करेंगे, अब घर के और परिवार के लोग भी सहयोग करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी ड्यूटी किसकी है? मुखिया की। ऐसे जो हमने संविधान में शपथ लिया, इस शपथ को आगे बढ़ाने की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी मुखिया की है। 3 हमारे सिस्टम है, विधायिका, कार्यपालिका और
न्यायपालिका। यानी विधायिका की मुखिया की ड्यूटी है कि वो सर्वोत्तम कानून बनाए, श्रेष्ठ कानून बनाए, एक कानून बनाए और श्रेष्ठ कानून बनाए। भाई भाई में कोई भेदभाव न हो, बहन बहन में कोई भेदभाव न हो, एक कानून और श्रेष्ठ सर्वोत्तम हो। यह ड्यूटी तीन लोगों की है, विधायिका के मुखिया की, कार्यपालिका के मुखिया की और न्यायपालिका के मुखिया की। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की और लोकसभा और राज्यसभा के जो अपने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष चेयरमैन जो है उनकी ड्यूटी है ये। और अल्टीमेटली ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी है, क्योंकि सारा काम तो उन्हीं के नाम पे चलता है, उन्हीं के ही बिहाफ पे चलता है। लेकिन इस पे चर्चा नहीं हुई, गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हुई, सेलेक्टिव तरीके से विषयों पे चर्चा हुई। जैसे आर्टिकल 14 की बात सब करते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसका ठीक पहले वाला आर्टिकल है आर्टिकल 13। आप लोगों में कितने लोगों ने आर्टिकल 13 पढ़ा? जरा हाथ उठाइए। क्या कहता है आर्टिकल 13? क्या कहता है आर्टिकल 13? यह कहता है आज यानी 26 जनवरी 1950 को जितने नियम कानून भेदभाव करने वाले हैं, जितनी रीतियां भेदभाव करने वाली हैं, जितनी प्रथाएं भेदभाव करने वाली है, सारे आज खत्म। आर्टिकल 13 ये कहता है। तो आर्टिकल 14 से पहले ही आर्टिकल 13 कहता है आज की डेट में वो समस्त नियम कानून, वो समस्त रीतियां, वो समस्त प्रथाएं जो भेदभाव करने वाली हैं वो आज की डेट में खत्म हो गई। ये क्यों है आप जानते हैं? जैसे आपके पास एक पुराना भवन है, पुराना घर है, अब घर के ऊपर आपको नया घर बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पुराने घर को तोड़ना पड़ेगा। तो पुराने घर को तोड़ना है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कह रहा है आज सब खत्म। कुछ बच्चे गूगल करने लग गए, भी बाद में करो, आर्टिकल 13 बाद में पढ़ना। उससे पहले एक और आर्टिकल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या कहता है? मिश्रा सर आप सुनिएगा इसको ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक नागरिकता की बात होती है। भाई पहले तय तो हो जाए कि कौन भारत का है कौन विदेशी है। घर तो उसके लिए बनेगा ना जो घर का होगा, जो भारतीय होगा। तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है, पार्ट 2 क्या है? सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 में ये बात हुई कि भाई अब आज की डेट में जो लोग यहाँ रह रहे हैं सब भारत के नागरिक हैं। आर्टिकल 6 में बोला जो पाकिस्तान से आ गए हैं वो भी ये भारत के नागरिक हैं। फिर आर्टिकल 11 में कहा ये सरकार की ड्यूटी है वो एक कानून बनाए और नागरिकता को परिभाषित करे। एक कानून बनाए कि कौन भारत का कहलाएगा, कौन भारत का नहीं होगा। एक कानून बनाए कि किसको भारत की नागरिकता मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहां 2 कानून स्पेसिफिक है। पहला एक सिटीजनशिप एक्ट है वहां पे, और दूसरा वोटिंग राइट का एक एक्ट है। हमारे देश में दुर्भाग्यवश दोनों ही नहीं है। किसको भारत की नागरिकता मिलनी है उसके लिए कोई टर्म्स कंडीशन है ही नहीं है। भारत में पैदा हो गए तो भारतीय हो गए, वो भारत का रहने वाला हो, विदेशी हो, कहीं का हो, पैदा हुआ तो भारतीय हो गया, कोई टर्म्स कंडीशन नहीं। दूसरा 18 साल के हो गए तो वोटिंग का राइट मिल गया। अमेरिका में, सिंगापुर में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, वहाँ स्पेसिफिक 2 कानून है। पहला सिटीजनशिप का कि आपको भारत, अगर आपको सिटीजनशिप मिलेगी आपको ये 10 कंडीशन है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। जिस दिन आपने 10 कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन तोड़ोगे आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। ऐसे ही 18 साल होने पे आपको वोटिंग का राइट मिलेगा। इसकी ये 15 कंडीशन है। अगर इस कंडीशन में से कोई सी कंडीशन तोड़ोगे तो आपकी वोटिंग का राइट खत्म। वो सरकार के ऊपर है वोटिंग राइट वापस ले या न ले, सिटीजनशिप वापस ले या न ले, लेकिन बाकायदा प्रॉपरली कानून है नहीं है। 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी तब चुनाव लड़ने पे बैन होगा, वो भी मात्र 6 साल का। और पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे तो कोई बैन ही नहीं है।
लालू यादव सजा याफ्ता है, पार्टी अध्यक्ष है। चौटाला सजा याफ्ता है, पार्टी अध्यक्ष है। शशिकला सजा याफ्ता, पार्टी अध्यक्ष। मधु कोड़ा सजा याफ्ता, पार्टी अध्यक्ष। कम से कम 50 ऐसे लोग हैं जो सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन चुनाव लड़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में संविधान के मूल प्रावधानों पे गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हुई। और दूसरा एक बड़ा कारण यह था कि संविधान को हमने भारत के चश्मे से पढ़ा ही नहीं। संविधान को हमने या तो ऑक्सफोर्ड के चश्मे से पढ़ा, कैम्ब्रिज के चश्मे से पढ़ा, यूरोप के चश्मे से पढ़ा, अमेरिका के चश्मे से पढ़ा, लेकिन भारत के चश्मे से नहीं पढ़ा। जबकि ये संविधान आप ध्यान से अगर आप पढ़िए तो जो ये बातें इसमें लिखी हुई हैं वो 15,000 साल पहले, 20,000 साल पहले भारत में लागू हो चुकी है। जैसे इसमें लिखा है लोकतंत्र होना चाहिए। आज की डेट में कितनी पार्टियों में लोकतंत्र है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज के हजारों साल पहले जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चूंकि दशरथ जी के लड़के थे इसलिए राम राजा बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको आज पार्षद कहते हैं उसको पहले सभासद कहते थे। और उस समय दशरथ जी ने उस अखंड भारत में, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा वो भारत का हिस्सा था, उस भारत के सभासदों की बैठक बुलाई। सारे सभासद आए, बाकायदा गंभीरता के साथ चर्चा हुई। चर्चा के बाद सबने, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा योग्य है वो श्री राम है, इसलिए उनको ही युवराज घोषित करना चाहिए। तब वो घोषणा हुई थी। दशरथ जी ने अकेले घोषणा नहीं कर दिया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए सबसे आवश्यक है कि हमारा जो कानून हो वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गंगानगर से श्रीगंगानगर तक, कच्छ से कामरूप तक एक हो, और जो कानून हो वो हमारा श्रेष्ठ हो। दो ही काम करना पड़ेगा। चूंकि आज का मुख्य विषय कॉमन सिविल कोड है। दुनिया के 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है, या तो 18 साल है या 19 साल है या 20 साल है। कुछ देशों में 21 साल भी है, लेकिन 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है। हमारे भारत में आज भी, चूंकि अभी बिल पास नहीं हुआ, आज भी शादी की उम्र हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में 18-21 है। हमारी मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र 9 साल है। कैन यू इमेजिन? जहां कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 14 साल तक के पहले मजदूरी नहीं करा सकते, 18 साल के पहले वोट नहीं डाल सकते, वहां 9 साल शादी की उम्र। और जानते क्यों है? अंग्रेज करके गए थे। अंग्रेजों ने भारत को लूटने और बांटने के लिए बहुत सारे कानून बनाए। उसमें से एक कानून उन्होंने 1937 में बनाया था जिसको शरीयत एक्ट कहते हैं, और वो कानून अभी तक खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। जबकि कायदे से आर्टिकल 13 क्या कहता है? आज की डेट में भेदभाव करने वाले सारे कानून खत्म, सारी कुरीतियां खत्म, सारे कुप्रथाएं खत्म, आर्टिकल 13 कहता है। तो कायदे से 1950 में जब हमारी सरकार बनी, 51-52 में ही पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन लाना था, भैया देखो आज के पहले शादी विवाह की जो उम्र थी, जो जैसे भी थी, आज से अंग्रेजी कानून खत्म और भारत की व्यवस्था के अंतर्गत शादी विवाह की उम्र समान होगी। अधिकांश लोगों को पता ही नहीं था। जब मैंने 2018 में PIL फाइल किया कि लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर करो, 125 देशों में समान है, WHO कह रहा है कि शादी की उम्र 18 से कम होनी नहीं चाहिए, NHRC बार बार रिकमेंड कर रहा है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि आज सारी कुप्रथाएं खत्म। आर्टिकल 13 कहता है, आप लोग आर्टिकल 13 को ध्यान कई बार पढ़ना, जरा आपको समझ में आएगा क्या क्या इसमें लिखा है। थोड़ा बड़ा आर्टिकल है वो। कायदे से जैसे ही संविधान लागू हुआ, संसद में एक प्रस्ताव लाना चाहिए था और कह देना चाहिए था आज के बाद बाल विवाह खत्म, आज के बाद बहुविवाह खत्म, आज के बाद हलाला खत्म,
आज के बाद मुताह खत्म, आज के बाद मिस्यार खत्म। अंग्रेजों ने इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 494 में बहुविवाह को अपराध बनाया, 7 साल की सजा उसमें दिया। वो प्रोविजन आज भी चल रहा है, लेकिन उसमें 5 शब्द जोड़ के मुस्लिम्स को बाहर निकाल दिया। क्यों? जिससे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे। उनका वो बड़े दिमाग से काम करते थे। जब जब लड़ाना होता था कानून बना के उसमें लड़ा दिया करते थे। सेक्शन 494 कहता है दूसरा विवाह करने पे 7 साल सजा, लेकिन उसमें 5 शब्द ऐसे हैं जो कह रहा है कि नहीं, अगर मुस्लिम विवाह करेंगे तो लागू है। भारत में 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं? 930 ऐसे ही है ना। यानी 70 तो पहले कुंवारे रह जाते हैं, 70 पहले अविवाहित हैं। अब अगर दूसरा कोई एक की बजाय 2 करेगा तो कोई एक और आदमी सफर करेगा। अरे भैया, नेचुरल जस्टिस है ये नेचर का जस्टिस है। एक पति एक पत्नी का नियम होना चाहिए। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने इसको लागू किया था। रामायण के उत्तर कांड में इसका स्पष्ट वर्णन है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ लीजिए, उसके उत्तर कांड में पढ़िए। उत्तर कांड में राम राज्य में क्या क्या व्यवस्था थी, बहुत अच्छा उसका वर्णन है। और पूरी दुनिया में आज भी जो गुड गवर्नेंस का सबसे बेस्ट मॉडल माना गया है वो राम राज्य माना गया है। कहते हैं ना भाई, क्या बात है, रामराज आ गया क्या, रामराज आ गया क्या? रामराज एक बहुत अच्छा गवर्नेंस का मॉडल है। आज के हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने तय किया कि हमसे पहले तक जो पॉलीगैमी का सिस्टम था अब आज के बाद नहीं चलेगा। इसीलिए भगवान राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया और शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। और हमारा देश संविधान है। संविधान का मतलब समान विधान, सबके लिए एक विधान। फिर भी अंग्रेजों ने एक कानून बना के कह दिया था नहीं, कुछ लोग 4 कर सकते हैं। अब उस कानून के लिए लोग लड़े जा रहे हैं कि नहीं भैया, ये चलना चाहिए। 21वीं सदी में ऐसा कानून चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा, इजाजत मिलनी चाहिए क्या? कॉमन सिविल कोड आएगा, एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा, वो सेक्शन 494 खत्म हो जाएगा। एक ऐसी कुरीति हलाला, आप लोगों ने कभी सुना है हलाला के बारे में? मेरी PIL है, वो 5 जजों को रेफर हो चुकी है। वो मैटर 5 जज को रेफर हुआ है। आप लोग गूगल करना, हलाला मुताह मिस्यार। एक और ऐसी कुरीति है मुता, MUTH। एक और ऐसी कुरीति है मिस्यार। हलाला मुताह मिस्यार अपने आप में रेप है। अगर आप इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 375 पढ़िए, 375 में रेप की 5 डिफिनीशन दी हुई है, तो उसके अनुसार आपको हलाला मुताह मिस्यार रेप है। लेकिन 1937 के शरीयत एक्ट में वो प्रोटेक्ट है। तो हालत ये हो गई है कि जहां पे हलाला करने पे, मुताह करने पे या मिस्यार करने पे पॉक्सो लगना चाहिए, जहां हलाला मुताह मिस्यार के बाद सेक्शन 375 लगना चाहिए, रेप का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो अंग्रेजों का कानून उसको भी प्रोटेक्ट करता है। ये UCC आएगा, ये हलाला मुताह मिस्यार भी रेप हो जाएगा। और मैंने तो इसमें सजेस्ट किया है कि भारत में जमीन 2% है, पीने वाले पानी 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो गई है। इसलिए इसमें एक चैप्टर और जोड़ दीजिए, हम 2 हमारे 2 सबके 2। इसमें जनसंख्या नियंत्रण का भी जोड़ दीजिए, बड़ा भला हो जाएगा। गरीबों की गरीबी रुकेगी, बेरोजगारी कम होगी, कुपोषण कम होगा, प्रदूषण कम होगा, अपराध कम होगा, मिलावटखोरी कम होगी। आज की डेट में हर चीज में मिलावटखोरी जानते हैं क्यों है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। 65% दूध हमारा मिलावटी, सारी सब्जियां मिलावटी, सब कुछ हम लोग केमिकल का खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जमीन हमारे पास 4% है, जनसंख्या 20% हो चुकी है। अगर केमिकल ना डालें तो गेहूं उतना पैदा ही नहीं हो पाएगा। अगर इतनी खाद ना डालें, यूरिया ना डालें, तो चावल दाल जो हम लोग खा रहे हैं उतना पैदा नहीं हो पाएगा। अगर गाय भैंस को इंजेक्शन ना लगाएं तो हमें पीने के लिए उतना दूध मिलेगा ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ मिलावटी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रावधान हो जाए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
आप सब लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। आज बड़ा अच्छा है कि आपने इस पे चर्चा भी रखी हुई है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक विधान आज नहीं, हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने लागू किया था, जो हमारा संविधान भी कहता है होना चाहिए। और आर्टिकल 15 में एक प्रोविज़न है, आर्टिकल 15 सब क्लास 3 में, कि आप, आर्टिकल 14 कहता है सब समान है, लेकिन आर्टिकल 15 में वहीं दूसरी बार कहा गया महिलाओं के लिए आप विशेष दर्जा दे सकते हैं, महिलाओं के लिए विशेष कानून बना सकते हैं। इसलिए पुरुष आयोग नहीं बना, महिला आयोग बना। और ये परंपरा आज की नहीं, पहले की है। नर तू नारायण हमारी किसी किताब में नहीं लिखा है, नारी तू नारायणी हमारी किताबों में लिखा हुआ है। हमारे किसी त्योहार में लड़कों की पूजा नहीं होती, लेकिन नवरात्रे में कन्या पूजन होता है। हमारे ये परंपरा हमारी पहले रही, हमेशा बेटी को ऊपर रखा गया, बेटी को ज्यादा सम्मान के लिए रखा गया, बेटे को थोड़ा उससे नीचे रखा गया। तो हमारे देश में जहां ये परंपरा रही हो, वहां पे ऐसी कुरीतियां चल रही हो, हलाला मुता मिस्यार तहर्रुस टाइप की, तो ये बंद हो। जितना जल्दी बंद होगा उतना जल्दी ही देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर एक परिवार में 4 बेटे हैं, चारों बेटों के लिए अलग अलग कानून है, चारों बेटों में एकता कभी नहीं हो सकती। 4 बहुएं हैं, चारों बहुओं के लिए अलग अलग नियम कानून है, एकता कभी नहीं हो सकती है। तो जैसे एक परिवार को श्रेष्ठ परिवार बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, एक रीति रिवाज होना चाहिए, ऐसे एक देश को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। आप लोग इतनी देर से सुने, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, किसी को कोई सवाल पूछना है, तो 1 या 2 सवाल ले सकते हैं।